ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसका नाम है क्लास 12th की हिस्ट्री के बारे में हम लोग 23 और 24 के सेशन के हिसाब से इस वीडियो लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड है, आप देख सकते हैं, किंग्स, फार्मर एंड द टाउन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्यंस टू द गुप्ता। यानी कि कहने का मतलब सिंपल शब्दों में क्या है कि हमारे इस सेकंड चैप्टर में हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा क्या था, आप लोगों ने पढ़ा था कि जीरो से अगर हम लोग 3000 साल आगे जाते हैं तो इस टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इस सेकंड चैप्टर के अंदर आपको 0 से 600 साल पीछे और 0 से 600 साल आगे का पूरा इतिहास मिलेगा। यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में आपको किन के बारे में पता चलेगा, मौर्यंस के बारे में पता चलेगा, मौर्यास। और इस टाइम पीरियड पे आप याद रखना, आपको गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलेगा। कारण समझो, कारण क्या है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बीच में आज भी डिफरेंट नहीं पता है कि क्या ये दोनों एक जैसे नाम है, या समुद्रगुप्त का, या उसे भारत का नेपोलियन क्यों बोला जाता है, कुमार गुप्त का, राधा गुप्त का, विष्णु गुप्त का, स्कंद गुप्त का, स्कंद पुराण क्या है, सब कुछ ना मिक्सचर हो जाता है। और मिक्सचर ना हो, इसी वजह से आपको बड़ा ही मैं क्या कहते हैं, इतना क्लियर कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा हम पूरे चैप्टर में करने क्या वाले हैं। यानी कि 0 से अगर हम लोग 600 साल पीछे जाते हैं तो हमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका और उसके बाद लास्ट में बृहद्रथ जो है, उन तक का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे 322 से लेके लास्ट 180 BCE तक। ये वो टाइम पीरियड है, गुप्ता का टाइम पीरियड नहीं है, ये मौर्यंस का टाइम पीरियड है, इतना ज़रूर फोकस करना। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से गुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त सेकंड, स्कंद गुप्त, है ना, और उसके बाद पुराण गुप्त है, पता नहीं कितने सारे गुप्ताज आए हैं। और हमें लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर सारी चीज़ें बता दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों मेरे, क्योंकि कारण ये है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे से कम 1000 साल के डिफरेंस पे है। और एनसीईआरटी में बड़ा ही उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि लगभग एक जैसा है। तो मुझे लगता है कि जो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बेस्ड है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कारण ये है कि तमिल की जो बुक्स अगर आप देखने को मिलेंगे, कर्नाटका की अगर आप हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे बुक की, तो बड़ा ही मतलब अच्छी तरीके से उसको सिस्टमैटिक वे से कौन कब आया, कौन कब आया, कौन कब आया, वो है। बट एनसीईआरटी के अंदर इसकी कमी है। तो चलो कमियाँ ना निकालते हुए हम समझेंगे और इसे कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक समय पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित। क्या है, थोड़ा सा इसे वाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर हम लोग 0 से 3000 साल पीछे आते हैं तो हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन संबंधित थी, और लगभग 1900 BCE का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड तक ये सभ्यता खत्म हो गई। खत्म होने के बहुत सारे कारण थे, मैं एक कारण को नहीं उठाऊंगा। अब यहाँ पे जब सभ्यता के खत्म होने का कारण था, तो अब डायरेक्टली सेकेंड चैप्टर के अंदर तो आपको 600 BCE के टाइम पीरियड की बात बता दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, 1900 से लेके 600 के टाइम पीरियड का ना हमारे पास कहीं पे रिटर्न सबूत कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। कोई बुक कुछ और लिख रही है, कोई बुक कुछ और लिख रही है। वो ये कह रही है कि यहाँ पे 1500 BC से लेके 1000 BC का जो टाइम पीरियड है, वो मे भी शायद से ऐसा हो सकता है कि इस बीच ऋग्वेदा लिखे गए होंगे, इस बीच ये वेद लिखा गया होगा, इस बीच महाभारत, रामायण, पता नहीं क्या क्या
हुआ होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं क्या कह रहा हूँ, एनसीईआरटी या किसी और बुक में अगर आप जाते हो तो लगभग इस टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ है और लगभग इस टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हम ऐसा चल सकते हैं कि अगर 1900 बीसी के टाइम पीरियड में अगर हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी होगी तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो लगभग 1500 बीसी और 1000 बीसी आएगा। तो एनसीईआरटी इस चीज़ को ना बड़ी ही क्लियर कट बता रही है कि जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऋग्वेद या मतलब क्योंकि वो नदियों के पास थे तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि थे वो इंडस या उसके सहायक नदियों पर ऋग्वेद जैसी चीज़ें लिखा करती थी। याद रखना ये वही टाइम पीरियड है जब हड़प्पा सभ्यता चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं पेस्टोलिस एविडेंस मिले। हमें ये देखने को मिला कि जहाँ इंसान एक जगह रहना चालू कर दिया था, खेती करना चालू कर दिया था, तो उसके हमें दूसरी जगहों पे भी सेटलमेंट देखने को मिले। और उसके बाद हमने देखा कि इंसान ने कहीं ना कहीं अब एक घर को बनाने के साथ साथ यहाँ पे पत्थरों की रचनाओं के साथ साथ घर बनाने चालू कर दिए, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली बात है। यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से, विशाल विशाल पत्थरों से, जैसे हम मेगालोथिक एज बोलते हैं, उन पत्थरों से कहीं ना कहीं इसको काफ़ी हद तक चीज़ों को बनाना चालू करा। लेकिन ऑफकोर्स मैं ये वो टाइम पीरियड बोल सकता हूँ कि जिस टाइम पीरियड पे अभी लोहा नहीं आया होगा, अभी बिल्कुल सही तरीके से कॉइनेज नहीं आया होगा। लेकिन अगर हम नाना करके भी 1000 बीसी के टाइम पीरियड तक को देखें, मतलब जीरो अभी हम 600 के पास नहीं गए, पर 1000 बीसी के टाइम पीरियड पे देखें तो इंसान काफ़ी हद तक सक्षम हो चुका था और एग्रीकल्चर कर रहा था, दूसरी जगहों पे भी एग्रीकल्चर कर रहा होगा। और इस टाइम पीरियड पे 4 वेद लिखे गए होंगे, जैसे हम ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और उसके बाद यजुर्वेद। कहा जाता है कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया होगा, जो आप 3rd चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको उसमें जानने को मिलेगा, बट ऑफकोर्स इसमें नहीं जानने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने क्या कहा कि पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ लिया था कि लेट हड़प्पन कल्चर के अंदर हमने देखा कि 900 के टाइम पीरियड में ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। लेकिन इतिहासकर्ता जो बताते हैं ना, वो बताते हैं कि अगर हमें भारतीय इतिहास को समझना है तो हम ऐसे हवा में कुछ भी नहीं कह सकते। आपको कैसे पता कि चंद्रगुप्त इस टाइम पीरियड पे आया, आपको कैसे पता कि 620 ही एक टर्निंग एज है, ये सब अंदाजे पे बेस्ड है। मतलब अगर हमें किसी भी इतिहास को जानना है तो हमें 3-4 चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है कि जो राजा था उसने कहीं इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे कुछ लिखा, कहीं टेक्स्ट मटेरियल पे उसके बारे में कहीं कुछ लिखा गया, क्या उस टाइम पीरियड पे कुछ सिक्के थे या नहीं थे, उसके द्वारा बनाया गया महल या उसके द्वारा बनाया गया कुछ सामान, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है, जब ही हम पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि अगर सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं किंग्स, फार्मर और कास्ट के बारे में, मतलब जो भी चैप्टर सेकंड है इसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो 6 चैप्टर के अंदर ये वाला टाइम पीरियड जो 600 बीसी का टाइम पीरियड है वो टर्निंग एज क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है, ये यही नहीं बोला जाता, ये पूरी दुनिया में बोला जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप 3rd चैप्टर 11th क्लास का पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं द कॉन्टिनेंट अक्रॉस द 3 एम्पायर, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 3 साम्राज्यों में फैला हुआ, मतलब 3 राज्यों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो वहाँ पे भी यही दिखाया गया कि 600 बीसी के टाइम पीरियड पे बदलाव होने चालू हुए और इंडिया के अंदर भी यही दिखाने की चालू करी गई। जब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स आप अमेरिका का इतिहास पढ़ोगे या किसी और का इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको यही टाइम पीरियड मिलेगा। तो उसी की चीज़ों को पकड़ते हुए सभी लोगों ने बोला कि 600 बीसी ही एक टर्निंग एज हो सकता है। कारण ये था कि उस समय लोहा आ गया था। आप खुद भी सोचिए, जहाँ पेड़ पौधे इतने सारे थे, एग्रीकल्चर कम प्लेसेस पे होता था, जनसंख्या बढ़ रही है, लोहा आ गया तो लोगों ने क्या कहते हैं पूरे के पूरे जंगल काटने चालू कर दिए। और जब लोगों ने पूरे के पूरे जंगल काटने चालू कर दिए तो उसके बाद तो फिर जब लोहा आया तो जंगल कटते चले गए, एग्रीकल्चर बढ़ता चला गया। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि प्लेन सरफेस जो आपको यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के प्लेसेस, पंजाब, हरियाणा जो दिखाई दे रहा है, सब पहले यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। लेकिन 600 बीसी के आने के बाद आप कहेंगे कि जब क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि अशोक, चंद्रगुप्त, उनके फादर भी पैदा नहीं हुए थे जब तो लोहे का आविष्कार हो चुका था। अब लोहे का आविष्कार कैसे हुआ, ज़्यादा आपके फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट है आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स हुआ था। उसके बाद मैं कह सकता हूँ नए कॉइन की शुरुआत हुई, उसके बाद नए साम्राज्य, शहर और सिटीज़, इनका डेवलपमेंट हुआ और नए धर्म, हिंदू धर्म का इतिहास बड़ा पुराना है, सनातन धर्म बोला जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसी दौर पे ही कहीं ना कहीं जैन और बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई होगी। यानी कि अगर हम लोग पकड़ के चले तो 1900 बीसी के अंदर यहाँ पे क्या कहते हैं ये ख़त्म हुई सभ्यता और हम 600 बीसी का पढ़ रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे 1500 साल का, 1300 साल का इतिहास जो है एनसीईआरटी ने गायब कर दिया है।
तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करना कि अगर एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों कर दिया है, क्योंकि देखो हमें महारत हासिल नहीं करनी है, डीपली पढ़ने के लिए हमारे पास दूसरी बुक भी पड़ी हुई है। जब आप इन फ्यूचर दूसरी बुक पढ़ोगे तो इतना मत सोचना, बस ये समझना कि 600 BC के टाइम पीरियड में ये एक टर्निंग एज था, क्योंकि मैंने कहा नए साम्राज्य और शहर बसने चालू हुए। तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि ऐसे आज की डेट में 28 साम्राज्य हैं और 28 जो हैं वो राज्य हैं, उनके पूरे भारत का एक मालिक है, राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री भी। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर 16 महाजनपद होते थे, हर जनपद की अपनी खुद की राजधानी होती थी, हर जनपद की कैपिटल अच्छी तरीके से होती थी, हर जनपद के अंदर अपना राजा होता था। लेकिन पूरा भारत किसी ने जीता नहीं हुआ था। एक बंदा आया था अलेक्जेंडर, पूरे भारत को जीतने के लिए आया था। चंगेज़ खान भी में भी शायद से आया था लेकिन नहीं जीत पाया। लेकिन आप ये देखेंगे कि 600 BC के टाइम पीरियड में पूरा भारत उस टाइम पे एक अकेले बंदे ने, जैसे हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, और आज की डेट में कितने बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम सम्राट रखा जाता है, अशोक रखा जाता है बड़े गर्व से। तो वही अशोक था जिसने अखंड भारत, जैसे आज हम अखंड भारत बोलते हैं, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक वो पूरा भारत जो जीता वो अशोक ने जीता। और यहीं पे उस चैप्टर की शुरुआत होती है कि यहाँ से 16 महाजनपदों को जीतने वाला, आप देख सकते हैं इनकी अलग अलग, जैसे आज की डेट में मैंने बताया ना कि 28 राज्य हैं, उस समय पे 16 राज्य होते थे, इनकी अपनी खुद की राजधानी अलग अलग है। ये मैंने एनसीईआरटी में यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन करती है, मैंने वेबसाइट से उठाया है। आपको अगर क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कैपिटल किसकी क्या क्या थी। ठीक है, जैसे कुरु की इंद्रप्रस्थ, आपको पता होगा इंद्रप्रस्थ जी जो थे वो क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ के लिए बड़ा झगड़ा हुआ था, महाभारत का सिस्टम आपको पता होगा, 3rd चैप्टर में जानोगे। तो उस समय वो क्या कहते हैं कुरु की कैपिटल थी। और उसके बाद मत्स्य भी एक जगह है ना, उस यहाँ पे सुरसेना राज्य का नाम था, लेकिन वहाँ पे जो कैपिटल थी वो मथुरा थी। तो गांधार एक जगह है, आपको पता है गांधारी उससे रिलेटेड है, पर उधर की कैपिटल तक्षशिला बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम पे उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है ये भी इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों आपने बस इतना जानना है कि अगर पूरे के पूरे महाजनपद बसने चालू हुए, पहले तो जनपद क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में समझिए। पद एक तरीके का विलेज हो गया, जनपद एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट हो गया, महाजनपद एक तरीके का स्टेट हो गया। तो इस तरीके से महाजनपदों की संख्या बढ़ती चली गई। महाजनपदों पे जो जो राजा राज करते चले गए, जो अटैक करते चले गए, वॉर करते चले गए, उनकी टेरिटरी जो है बढ़ती चली गई और कैपिटल बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से 600 BC के टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं नए साम्राज्य यानी कि 16 महाजनपदों की शुरुआत हुई। और एग्जैक्टली किसी को फिक्स टाइम पीरियड नहीं पता, मैं आपको बता दूं, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो एनसीईआरटी बताती है, जो ज़्यादातर टेक्स्ट्स बताते हैं, मुझे ही बताते हैं कि ये दौर एक टर्निंग एज वाला था। ठीक है, उसी टाइम पीरियड पे ये कहा जाता था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह कोई ना कोई राजा हुआ करता होगा, कहीं ना कहीं कोई ग्रुप भी राज करते थे, कहीं ना कहीं पे क्या कहते हैं जो महंत होते हैं वो राज किया करते थे। सबकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं गण जिन्हें हम बोलते हैं, किंग बोलते हैं, वो राज करते थे। हर किसी की जो भी कैपिटल होती थी बड़ी मजबूत होती थी। जैसे मैंने अभी कहा कि श्रीनगर कुछ अभी हमने नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हमने नाम पढ़ा था, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, हाँ सुरसेना जो महाजनपद का नाम था उसकी मथुरा थी। तो आपको सोचो जहाँ मथुरा होगा तो ऑफकोर्स वो तो अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड होगा ना। आज की डेट में भी देख लो भाई, जहाँ पे मोदी जी साहब रह रहे हैं, प्रधानमंत्री रह रहे हैं, तो वहाँ की कैपिटल जो होगी वो अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड होगी ताकि हमला जो है दुश्मन लोग करे ना। तो ये एक है अच्छी बात, क्योंकि साम्राज्य के अंदर जो जहाँ राजा रहता है वो कैपिटल होती है, वो राजधानी होती है, तो उसको अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड करना ज़रूरी है। हर साम्राज्य के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो स्टैंडिंग आर्मी होती है, जैसे आज की डेट में हर राज्य की अपनी खुद की सेना है, बोले तो अपनी खुद की पुलिस है, पर आर्मी जो होती है वो सेंट्रल के अंडर में आती है। लेकिन सेना जो होती है हर राज्य की वो अपनी होती है, यूपी की यूपी में होगी, बिहार की बिहार में होगी, दिल्ली की दिल्ली के अंदर होगी। तो ऐसा होता है। तो उस टाइम पीरियड पे जो भी भर्तियां लेते होंगे ये लोग, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते होंगे उन्हीं की भर्तियां लेते होंगे, उनको सैलरी वेतन पे दिया जाता होगा। आज की डेट में देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे मनुस्मृति भी थी, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र भी थे। लोगों ने कुछ सिद्धांतों पे भी राज्यों को उस समय चलाया होगा, या राजा खुद के अपने कोई नियम बना देता होगा, ऐसा कुछ भी था। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए विदाउट टैक्स
कोई देश नहीं चल सकता या कोई राज्य नहीं चल सकता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। राजा को आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति ही टैक्स की वजह से हुई थी कि थर्ड स्टेट के लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स देते ही नहीं थे। तो यहाँ पे भी ऐसा होता होगा कि जब इस टाइम पीरियड पे राजा राज करता होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी से या तो टैक्स लेता होगा या तो भेंट लेता होगा टैक्स के रूप में। तो याद जरूर कर रहे हैं। अब ऐसा ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध ही एक ऐसा प्लेस क्यों था जो आज का बिहार है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल, सिक्योर और हर चीज़ से मैं कह सकता हूँ फुलफिल था। तो यहाँ पे मगध को पावरफुल बनाना सिर्फ एक कारण नहीं कहा जा सकता। मगध को पावरफुल बनाना, या मैं कह सकता हूँ मगध के अंदर जो भी राजा होंगे, मैं अभी किसी भी डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की वंश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी पूरे भारत के अंदर अगर कोई भी एक राज्य ले लीजिए, मैं इंदौर ले लेता हूँ जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसका एक फैक्टर है कि वहाँ पे सफाई क्यों है सबसे ज़्यादा, कोई ना कोई फैक्टर तो होगा। आप दिल्ली ले लीजिए कि दिल्ली के अंदर ही क्या कहते हैं, कोई चीफ जस्टिस या कोई सीएम या पीएम सिर्फ दिल्ली में ही क्यों रहता है ना। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो मगध जो है अगर उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा पावरफुल था तो उसके भी अपने खुद के कुछ कारण थे और ये चीज़ पेपर के अंदर भी आती है। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें तो हमारे इतिहासकर्ता जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि सबसे पहली अगर कोई डायनेस्टी वहाँ पे आई थी वो थी हरियंका डायनेस्टी। मैंने अभी क्या कहा, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, ध्यान से सुन लो। हरियंका डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी जो उस टाइम पीरियड में मगध पे राज कर रही थी और उसकी जो उस टाइम पीरियड पे राजा थे मगध के वो थे बिंबिसारा। बिंबिसार बोलते हैं, बिंबिसारा बोल लीजिए। अजित शत्रु जो है उनके बेटे थे और ऑफ कोर्स बिंबिसार जो थे वहाँ पे हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे। हरियंका डायनेस्टी को हराने वाली नई डायनेस्टी आई शुशुंगा डायनेस्टी, विच इज़ नॉट ऑल्सो मैंशन इन एनसीईआरटी, ये भी मैंशन नहीं है। और इसके सबूत हमें ये मिलते हैं कि हरियंका डायनेस्टी को हराने वाले जो शुशुंगा डायनेस्टी हैं वो उसके सबूत हमें एलिफेंट केव में मिलते हैं जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उसके बाद हमें समझ में आया है कि शुशुंगा डायनेस्टी को हराने वाली अगर कोई डायनेस्टी है तो वह है नंदा डायनेस्टी। अब आप कहोगे यार ये बंदा एनसीईआरटी से अलग क्यों बता रहा है। कारण सिंपल ये है कि अगर आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानना ही है ना तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये सबूत कहाँ से आए, कहाँ से मिल रहे हैं सबूत। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले हरियंका डायनेस्टी 544 बीसी से लेकर 414 बीसी के टाइम 13 बीसी के टाइम पीरियड पे हरियंका डायनेस्टी थी। और मैंने अभी कहा आपको कि टर्निंग एज जो है वो 600 बीसी ही तो है, तो इसीलिए उसके बाद आती है नई डायनेस्टी शुशुंगा डायनेस्टी जो 413 से लेके 344 बीसी के टाइम पीरियड पे। देन आती है नंदा डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो यहाँ पे नंदा डायनेस्टी अगर आप देखें तो लगभग धनानंद उसके फाउंडर थे 325 बीसी के टाइम पीरियड पे और इनको 322 समथिंग में हटा दिया गया था। और उसके बाद आती है मेन डायनेस्टी जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं पूरी तरीके से क्या कहते हैं, मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत 322 से लेके लास्ट 180 बीसी के टाइम पीरियड में होती है। यानी कि जो शुशुंगा डायनेस्टी थी या वो हरियंका डायनेस्टी थी और नंदा डायनेस्टी थी वो उस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आज के बिहार और उस टाइम पीरियड के मगध के अंदर राज कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जब नई डायनेस्टी आती है मौर्य डायनेस्टी तो वो सिर्फ नंदा डायनेस्टी को नहीं, मतलब नंदा डायनेस्टी को नहीं हराती है और वो सिर्फ क्या कहते हैं मगध में ही राज नहीं करती, फिर वो पूरे भारत में राज करती है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर इतना जो है नहीं बताने की कोशिश करी गई है। अगेन मैंने कहा कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो होनी चाहिए। सो बैक टू द क्वेश्चन कि आप ही बताइए कि मगध डायनेस्टी जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों है। कारण एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। कारण यहाँ पे क्योंकि लोहे की ज़रूरत होती है हमें कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, तो मगध के अंदर जो आयरन माइंस था यानी कि आयरन ओर जिससे आयरन निकलता है बनता है उसका एक्सेस बहुत अच्छा था। उसके बाद एलिफेंट उस टाइम पीरियड पे युद्ध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आजकल शादियों में इस्तेमाल होते हैं लेकिन उस टाइम पीरियड पे अगर किसी के पास युद्ध के समय अगर हाथी हैं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा भी जाता है इतिहासकर्ताओं के द्वारा कि मगध के अंदर एक बार चंद्रगुप्त का जब शासन आया था तो उसने अपने जो ससुर हैं सेलुकस निकेटर उनको 400 से भी ज़्यादा हाथी गिफ्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हाथी पाए जाते हैं और कोई राजा अगर अपने ससुर को खुश करने के लिए 400 हाथी दे रहा है तो सोचिए उस समय वो डायनेस्टी क्या होगी। मुझे लगता है कि बाहुबली भी उसके सामने कुछ भी नहीं होगा जो फिल्मों में दिखाने की कोशिश करी गई है।
दूसरा, यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए बड़ी ही अच्छी है, जो काफ़ी सफलतापूर्वक व्यापार करती हैं। उसके बाद मगध डायनेस्टी के बारे में जो ये पावरफुल है, तो पावरफुल है इसीलिए बुद्ध टैक्सेस में और जैन टैक्सेस में इसके बारे में लिखा गया है। और ये इतनी पावरफुल इसलिए बनी क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड से या मौर्य वंश के टाइम पीरियड से पहले भी यहाँ पे कुछ राजा राज कर चुके थे, जैसे महापद्मानंद जो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे, अजित शत्रु जो ऑफ कोर्स हरेंगा डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे लेकिन वो बिंबिसार फाउंडर थे, उनके बेटे अजित शत्रु थे। तो इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज करा। अगर मैं 544 से लेके 322 बीसी के टाइम पीरियड बोलूँ तो 200 सालों तक तो इन्हीं लोगों ने राज करा, इन्हीं का डंका बजता रहा। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं डायनेस्टी के अंदर अच्छे काम तो होंगे। अब बात कि सभी महाजनपदों में से जो मगध था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बोला जाता होगा। और यहाँ पर अगर मगध पावरफुल था तो यहाँ पे जो नंदा वंश के जो राजा थे उनका नाम था धनानंद। उनको पहले तो फाउंडर थे पद्मानंद और उसके बाद उनके बेटे बने जिन्हें हम धनानंद के नाम से जानते हैं। और नंदा वंश के अंदर धनानंद काफ़ी लंबे समय तक राज कर, एग्जैक्टली टाइम पीरियड जब आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेन फोकस करने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या रिवॉल्ट हुआ जिसकी वजह से चंद्रगुप्त पूरी तरीके से नंदा डायनेस्टी के लोगों को हरा देता है, यानी कि धनानंद को हरा देता है। और दो मेन कारण बोले जाते हैं कि लोग नंदा डायनेस्टी के धनानंद राजा को पसंद क्यों नहीं करते थे। नंबर 1, वो अनपॉपुलर मोनार्क किंग हो गया था, मतलब वो अलोकप्रिय हो चुका था। और दूसरा, वहां के राजा को उखाड़ने के लिए जनता के थ्रू चंद्रगुप्त को समर्थन मिला था। अब यहाँ पे ऐसा ये कहा जाता है तो वैसे तो 321 बीसी के टाइम पीरियड में मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिशमेंट करता है, लेकिन इसको चंद्रगुप्त को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहते हैं सैंडोक्रोज भी बोला जाता है। सैंडोक्रोज, सैंटा क्लॉज एक जैसा नाम लग रहा है, लेकिन सैंडोक्रोज कहाँ पे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, उसका नाम का मेंशन कहाँ पे हुआ, वो सारी स्टोरी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आपको डिटेल में बताऊंगा। अब क्योंकि चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी को हराया तो उसके बाद पूरी तरीके से जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर है वहाँ के पत्थरों के ऊपर ये लिखा हुआ पाया गया था। आप ये देख सकते हो, ये उसके पोते ने लिखवाया था उस टाइम पीरियड के अंदर। और उसके बाद ये सबूत लोगों को मिला कि चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी के लोगों को हराया और पूरे के पूरे मगध करा और आसपास के कुछ इलाकों को भी कैप्चर करना चालू कर दिया। यानी कि पहले जहाँ 16 महाजनपद होते थे सभी के अपने राजा होते थे, लेकिन डायनेस्टी मगध के अंदर थी और उसको चंद्रगुप्त हराने वाला व्यक्ति था। तो उसके बाद तो मगध से हटी, लेकिन मगध के ऊपर एक नया साम्राज्य आ गया, उसे हम मौर्य एम्पायर बोलते हैं। और जो मौर्य एम्पायर था वो पूरी तरीके से इलाके को कैप्चर करते करते और दूसरी जगहों को भी बढ़ना चालू हो गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो चंद्र के अंदर सिर्फ इन्हीं के बारे में मेंशन करा गया है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं बिंदुसार के बारे में बताया हुआ है, लेकिन पूरी स्टोरी क्लियर नहीं। अब मेन बात ये है कि हमारे लिए ये जो डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी थी, जब भी मैं कहता हूँ मौर्यन डायनेस्टी तो याद अपने दिमाग में ये चीज़ ज़रूर बना के रखना, सिर्फ यही एक ऐसी डायनेस्टी थी जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और आज के अखंड भारत को बनाने वाली डायनेस्टी में से एक थी, जिसने पूरा अखंड भारत बनाया था। और उस डायनेस्टी ने ही अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक अपना नियंत्रण बनाया था। इन सभी डायनेस्टी में से, मतलब मौर्य डायनेस्टी में से सबसे पावरफुल राजा अगर कोई बोला जाता है तो अशोक बोला जाता है। तो अशोक का आप देखना जरूरी है। अशोक ने पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन अशोक ने कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अशोक ने पूरी तरीके से साम्राज्य को जीतने के साथ साथ अपने आप को इतना परिवर्तन कर लिया कि आप कह सकते हैं कि कलिंगा का जो बैटल था ना, उसकी लाइफ के ऊपर बड़ा ही मतलब इम्पैक्ट डालने वाला बैटल था, जो उसको क्या कहते हैं कहीं ना कहीं उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बोला जा सकता है। दैट इज व्हाई कलिंगा के बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो आओ अब देख सकते हैं कि ये मौर्य डायनेस्टी के अशोक के टाइम पीरियड पर ये पूरा साम्राज्य पहली बार किसी राजा ने पूरे अखंड भारत को जीता था। अब उसके बाद हमें ये सारी बातें पता कैसे चलती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्सेज से हमें समझ में आता है कि मौर्य डायनेस्टी जो थी वो पूरी तरीके से इतनी शक्तिशाली और इतने बड़े विशाल भूभाग पर, इतने बड़े लैंड मास पे कैप्चर करने वाली डायनेस्टी बनी। 4 सबूत है अशोक के द्वारा लिखे गए पिलर,
उसके द्वारा मेगस्थनीज के द्वारा लिखे गए इंडिका बुक, उसके द्वारा अर्थशास्त्र के द्वारा लिखे गए कुछ क्या कहते हैं अर्थशास्त्र बुक, और बुद्ध और जैन और पौराणिक लिटरेचर में भी मौर्य डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया गया है। इतना क्लियर अगर आपको पता है तो फिर आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे। अब आती है मेन स्टोरी लाइन जो आपने समझनी है। अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं तो ये है हमारा चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड कि 321 से लेके 298 बीसी के टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त डायनेस्टी पे आता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से नंदा डायनेस्टी के लोगों को हरा देता है। और यहाँ पर अब बीच की स्टोरी मिस है जो समझ में नहीं आती है। क्या चंद्रगुप्त को कोई पागल था चंद्रगुप्त कि उस बंदे ने क्या कहते हैं डायनेस्टी को कैप्चर करा, नंदा डायनेस्टी को हराने की कोशिश करी? ऐसा क्या कारण था? उसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाने की हमें जरूरत है, जिससे हमें आइडिया ना पूरी तरीके से क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम लोग जीरो से कितने 321 साल अगर हम लोग पीछे जाते हैं, चलो 321 में यहाँ पे ले लेता हूँ, 321 साल हम लोग पीछे जाते हैं, ये BCE है। इस टाइम पीरियड पे मौर्य डायनेस्टी पावर पे आ गई थी, ठीक है, मौर्यंस जो थे वो पावर पे आ चुके, यानी कि चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड जो था वो सत्ता पे आ चुका था। लेकिन इससे और पीछे अगर हम जाते हैं तो लगभग कह सकते हैं, इसका टाइम पीरियड नहीं पता है किसी को, लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये वो बंदा था जो पूरे भारत को कैप्चर करने के लिए आया था। यहाँ से कहानी इतिहासकर्ता बताते हैं कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। और अलेक्जेंडर जो था वो झेलम नदी के पास आके रुक गया, और झेलम नदी के पास 2 स्टोरी बताई जाती है, याद रखना। दोनों स्टोरी समझाऊंगा, आप अपनी मैम को अपने सर से पूछना कि फैक्ट स्टोरी है क्या और असल में किस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट या भारतीय इतिहासकर्ता बताने की कोशिश करते हैं कि एक बंदा था जिसका नाम था पूरी तरीके से चाणक्य बोल लीजिए या कौटिल्य बोल लीजिए, कौटिल्य जो भी है, या विष्णुगुप्त बोल लीजिए, सभी नाम एक ही है, ठीक है, ये सभी नाम एक ही है। विष्णुगुप्त एक ब्राह्मण था, जैन मुनि से बोलते हैं। इसने शुरुआती समय से ही पूरे भारत का भ्रमण करा था और इसने पाया था कि अलेक्जेंडर जो यूनान का एक राजा है, जो कई डायनेस्टियों को मारता हुआ, कई साम्राज्य को मारता हुआ, घेरता घूरता हुआ भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। और उस टाइम पीरियड पर इस व्यक्ति को पता चलता है कि मगध एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य है जो उस टाइम पीरियड पे सभी राजाओं को जोड़कर अलेक्जेंडर को हराने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद ही भारत को बचाया जा सकता है। तो फाइनली चाणक्य क्या होता है, चाणक्य जाता है पूरी तरीके से मगध के अंदर। और मगध के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी, अभी मैंने आपको बताया, मगधा के अंदर डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के राजा कौन थे? नंदा डायनेस्टी के राजा थे धनानंद। धनानंद वहाँ के राजा थे, क्योंकि भाई धनानंदा जो थे महापद्मनंद के बेटे थे। और यहाँ पे पहुंचता है चाणक्य। चाणक्य जैसे पहुंचते हैं चाणक्य जी धनानंद के पास, वो रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि एक ऐसा शूरवीर व्यक्ति जो है पूरे भारत को कैप्चर करने के लिए आ रहा है और उसने कई कंट्रियों को परास्त कर दिया है, बहुत सारे लोगों को जो भी उसके सामने आता है उसको मार देता है और पूरे भारत पे भी उसकी नज़र है। अब यहाँ पे धनानंद की स्टोरी ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि धनानंद भोग विलास में डूबा हुआ था। उसके बाद वो उस टाइम पीरियड पे जनता से जो टैक्स वसूलता था, लेकिन ब्राह्मण पंडितों को टैक्स देता था, तो अपनी छवि को अच्छा बनाए रखता था। ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटी के अंदर रहता था जो साम्राज्य के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं थी। ऑल एंड ऑल आप ये कह सकते हैं कि धनानंद जो था एक ऐसा राजा था जो पूरी तरीके से किंग होने के लायक नहीं था। लेकिन चाणक्य फिर भी उसके पास आता और कहते हैं कि आपको सभी राजा जो 16 महाजनपदों के राजा हैं या जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों को कन्विंस करके कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि हमें अलेक्जेंडर को हराने की जरूरत है, अलेक्जेंडर को निकालने की जरूरत है। तो झेलम नदी के पास आ चुका है वो, और कभी भी वो भारत पार करके आ सकता है। अब कारण ये बताया जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर धनानंद ने कहीं ना कहीं जैन मुनि क्या कहते हैं आपके चाणक्य के बाल पकड़ के अपने साम्राज्य से बाहर फेंकवा दिए थे। उसके बाल खुल गए थे, चाणक्य जी के बाल खुल गए थे। और फाइनली उस दिन उसने निश्चय करा कि वो अपने बाल जब तक नहीं बांधेगा जब तक चाणक्य पूरी तरीके से नंदा डायनेस्टी को खत्म ना कर दे। तो एक तरीके का शराब, और एक जैन मुनि यानी कि तुम्हारे कौटिल्य जी, वो तरीके से शराब जब देते हैं धनानंद को, तो उस समय तो वैसे भी कोई दिक्कत थी नहीं, उसे राजा था वो। फिर वो पूरे साम्राज्य में घूमता है और उसे एक ऐसा शूरवीर व्यक्ति मिलता है जिसे हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य 12-13 साल की उम्र में, और सर जिसे हम चंद्रगुप्त कहते हैं, चंद्रगुप्त तो मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य वंश से बिलोंग करता था। अब चंद्रगुप्त के माता पिता कौन थे इसके बारे में एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, और विकिपीडिया पे भी अगर पढ़ोगे तो प्रॉपर तरीके से फैक्ट बातें
लिखी नहीं हुई है कि एग्जैक्टली यही टाइम पीरियड होगा या यही इसके राजा थे, यही इसका घर था, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है। उसे कहाँ मिला ये भी नहीं बताया गया। हर स्टोरी अलग अलग बताती है। चाणक्य को चंद्रगुप्त सही 12-13 साल की एज में, और उस टाइम पीरियड पे वो चाणक्य को कहाँ भेजता है, वो चाणक्य को भेजता है तक्षशिला। तक्षशिला में उस टाइम पीरियड के अंदर आप कह सकते हैं, तक्षशिला के अंदर जब चाणक्य को भेजा जाता है तो तक्षशिला के अंदर वो थोड़ी बहुत शस्त्र विद्या लेता है। छोटी सी एज थी, शस्त्र चलाना जरूरी था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना ही इसीलिए क्योंकि वो बंदा हट्टा कट्टा और ऑफ कोर्स सिचुएशन को हैंडल करने वाले व्यक्तियों में से एक था। तो इसीलिए तक्षशिला भेजा गया, शस्त्र और शास्त्र की विद्या कराई गई, और तक्षशिला के अंदर ही रहते रहते चंद्रगुप्त ने उसको उस टाइम पीरियड पे वहां के जो राजा थे उसकी आर्मी के अंदर उन्होंने एंट्री करवा दी। अब वहां के जो राजा थे ना, वहां के जो राजा थे, उन राजा का नाम जो था वो पौरुष या पुष, कुछ ऐसी नाम था उनका जो बोला जाता है। अब वहां की आर्मी के अंदर चंद्रगुप्त घुस गया, वहां की आर्मी में ही डिस्प्यूट करा दिया, और उसके बाद वहां के राजा को मारकर वहां की आर्मी अपने अंडर में कर ली। तक्षशिला में रहते रहते मगध के अंदर तक आने के लिए बंदे ने क्या करा, उसने मगध के आसपास अपनी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो बिछा दी। उसने पहले तो इन्फॉर्मेशन निकाली चंद्रगुप्त ने कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कहाँ पे हथियार है, अटैक करने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, किस किस तरीके से हम उसको अटैक कर सकते हैं, कैसे उसे परास्त कर सकते हैं। देन फाइनली एक दिन आता है। वो दिन कौन सा था? वो दिन था पूरी तरीके से 321 BC। उस दिन मौर्य डायनेस्टी एस्टैब्लिशमेंट होती है, मगध पे अटैक होता है नंदा वंश पे, और पूरी तरीके से धनानंद को मार दिया जाता है। और जब धनानंद को मार दिया जाता है तो उसकी एक सिस्टर होती है, उस सिस्टर का नाम होता है पूरी तरीके से दुर्धरा। क्या होता है? दुर्धरा। ठीक है जी, तो ये जरूर याद रखना, दुर्धरा उनका नाम होता है, और उससे चंद्रगुप्त की शादी हो जाती है। अब ये स्टोरी थी जो बताई जाती है, ज्यादातर एक्सेप्ट स्टोरी यही बताई जाती है कि ऐसा हुआ होगा। इस तरीके से चंद्रगुप्त जब मौर्य डायनेस्टी में एस्टैब्लिशमेंट करता है तो पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं जो है वो अर्थ लिखता है। अर्थशास्त्र इसलिए लिखता है क्योंकि पूरे भारत को चलाना है, पूरे भारत को उसके विजय बनाना है। ये सबसे बड़ी एक्सेप्ट स्टोरी मानी जाती है। देन फाइनली जब अलेक्जेंडर मर जाता है तो मगध भी कैप्चर हो गया, तक्षशिला भी कैप्चर हो गया। तक्षशिला में दोबारा वो अपनी आर्मी लेके जाता है, और उस टाइम पीरियड पे आप एक चीज जरूर याद रखना, मगध में काफी लंबे समय तक उसने राज किया, उसने शादी करी, उसका बेटा हुआ बिंदुसार। क्योंकि चंद्रगुप्त के खाने में जहर मिलाया जाता था थोड़ा थोड़ा, ताकि राजा जो है हर टाइप के जहर को क्या कहते हैं अपने आप को पेशन करने के लिए तैयार रहे, और वो जहर कौटिल्य दिया जाता था उसके खाने में मिला के, ताकि राजा मतलब उसका इम्यून सिस्टम, या मैं कह सकता हूँ कि सांप काट ले तो उसको दिक्कत ना हो। ये रणनीति उस टाइम पीरियड पे कौटिल्य ने बना रखी थी। लेकिन हुआ ये कि दुर्धरा ने खाना शेयर कर लिया। अब दुर्धरा को जहर खाने की आदत नहीं थी, पर चंद्रगुप्त को तो थी, और चंद्रगुप्त ने जब खाना शेयर कर लिया तो चंद्रगुप्त को भी नहीं पता था कि मेरे खाने में जहर मिलाया जाता था। कारण से था, इसकी वजह से दुर्धरा की डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी पेट फाड़ के निकाला जाता है बिंदुसार को। बिंदुसार का नाम ही इसलिए पड़ा गया क्योंकि जहर की बूंद इसका अर्थ होता है, और बिंदुसार में पैदा होता है। बच्चा छोटा था, लालन पोषण करना, एक राजा का बेटा है, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी डायनेस्टी को बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त कुछ ना कुछ तो करेगा। तो चंद्रगुप्त पहुंचता है तक्षशिला, तक्षशिला से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में उसकी लड़ाई होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट के चीफ इन कमांडर से, और उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। ये जरूर याद रखना। इस बैटल का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बैटल का नाम क्या है, लेकिन जब उसकी तक्षशिला के अंदर, ऑफ कोर्स तक्षशिला के अंदर जब उसकी कैपिटल थी, तो उस टाइम पीरियड पे वो लड़ाई लड़ता है किससे? सेल्यूकस से लड़ाई लड़ता है, और उस लड़ाई में वो अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को जीत जाता है, और बार बार तक्षशिला से अटैक करता है सेल्यूकस निकेटर पे। और फाइनली रीजन ये होता है कि सेल्यूकस फाइनली एक डील साइन करता है, वो अपनी बेटी की शादी करवा देता है हेलेना से। हेलेना की शादी करवा देता है चंद्रगुप्त से, और चंद्रगुप्त जो है उस टाइम पीरियड पे शादी कर लेता है। और कारण सिंपल सा होता है कि चंद्रगुप्त की बेटी जो है वो उस टाइम पे, और बेटी जो कर पत्नी जो है उनकी डेथ हो चुकी है, बिंदुसार छोटा है, तो ऑफकोर्स लालन पोषण के लिए हेलेना सही रहेगी। के साथ उस टाइम पीरियड पे हेलेना के साथ कौन आता है? हेलेना के आता है मेगिस्थिनिस।
और मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो हेलेना के साथ आता है, और चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में वो साम्राज्य वो कैसा था, कहाँ पे क्या क्या होता था, सब कुछ लिखने वाला बंदा जो था वो मेगास्थनीज था। इसलिए उसने इंडिया के ऊपर बुक लिखी थी, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मेन सोर्स ऑफ टू अंडरस्टैंड द मौर्यन एम्पायर। तो इंडिका बुक इस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनी। अब चंद्रगुप्त काफी लंबे समय तक सत्ता में रहता है, चंद्रगुप्त बहुत सारी बैटल लड़ता है, और उस टाइम पीरियड में मेगास्थनीज सब कुछ नोट करता है, सब कुछ राइट डाउन करता है। अब मेगास्थनीज ने जो चीजें राइट डाउन करी, जो चीजें लिखी, उसको एनसीईआरटी के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। जैसे कि मेगास्थनीज ने ये बताया उस टाइम पीरियड पे, मैं देखो दिखाता हूँ। हाँ, मेगास्थनीज कि उस टाइम पीरियड पे क्योंकि 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में से पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोषणी और स्वर्णगिरी मेन पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे। और उस टाइम पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अलग था, मतलब ज्यादातर इलाकों में जो गवर्नर बनाए थे वो कहीं ना कहीं मौर्यन डायनेस्टी के रॉयल प्रिंसेस होते थे, उनके खास होते थे। और ऑफ कोर्स उस समय जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि न्यायिक पद्धति थी। उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, रेवेन्यू के लिए अलग डिपार्टमेंट था। उस समय ब्यूरोक्रेसी, जो राजा की नौकरशाही प्रणाली होती है, वो भी थी। उस टाइम पे टैक्स सिस्टम भी काफी अच्छी तरीके से मजबूत था, और हर जगह से टैक्स लिया जाता था। उस टाइम पीरियड पे ये बताया जाता है कि हर किसी काम के लिए कमेटी और सब कमेटी होती, मतलब मान लीजिए कि किसी राजा को अटैक करना है तो एक कमेटी का काम होता था किस तरीके से हॉर्स को तैयार करना है। उससे छोटी कमेटी का काम होता था कि सैनिकों को खाना या सही तरीके से आर्मी को लेके जाना, सही तरीके से बमों को लेके जाना। हर किसी की एक अलग अलग कमेटी होगी। ये कमेटी चंद्रगुप्त के जो मैं कह सकता हूँ ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, उसने इस चीज को काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी, विच इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन इन एनसीईआरटी। ये जरूर याद रखना, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं बताया गया, आपको नॉर्मल पैराग्राफ में दिया गया, बट आपको मैंने इसको समझाने की कोशिश करी। अब क्योंकि चंद्रगुप्त जो था उसकी डेथ हो जाती है, चंद्रगुप्त की हो जाती है डेथ, तो दोस्तों चंद्रगुप्त की जब डेथ हो जाती है ना, तो फिर आप चौथा एक कारण ये बोल सकते हो कि चंद्रगुप्त के मरने के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के इतिहासकर्ताओं में बताते हैं 100 बेटे, 100 बेटों में से सभी बेटों को मारने के बाद आता है अशोक। और अशोक का जो टाइम पीरियड था वो पूरे भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। अशोक ने बहुत सारी बैटल लड़ी, अशोक ने पूरी तरीके से साम्राज्य को बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करी, और सेम एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पीरियड पे भी काम करता था जैसा बिंदुसार और चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड करता था। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अशोक की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो हर चीज रॉक के ऊपर और स्टोन्स के ऊपर लिख दिया करता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही। लेकिन उसकी लाइफ में कलिंगा बैटल एक ऐसा बैटल था जिसकी वजह से उसका पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया। अब हृदय परिवर्तन क्यों हुआ वो आपको पता चल गया होगा कि उसने 1 से 1.5 लाख लोगों को मार दिया था 261 बीसी के टाइम पीरियड में। 261 बीसी के टाइम पीरियड में अशोक ने मार दिया था। और इसकी वजह से उसने एक धम्मा प्रिंसिपल बनाए थे, जिसमें हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों को इंपॉर्टेंट देनी चाहिए, और उसके बाद सर्वेंट्स को, गुलाम को, उनके प्रति दयालु रहना चाहिए, सभी धर्मों को इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। और इसको फैलाने के लिए उन्होंने एक ऑफिसर बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, महामत्ता एक ऑफिसर बोला जाता है। इवन ऐसा कहा जाता है उसने, और एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा भी चल रहा था। अशोक ने इस धम्मा एक तरीके का सिद्धांत है, कोई धर्म नहीं है लेकिन ये सिद्धांत था। इस धम्मा को फैलाने के लिए अशोक ने पूरी तरीके से अपने बेटियों को भी क्या कहते हैं कहा कि तुम बैटल नहीं लड़ोगे, तुम किसी इलाके के अंदर अटैक नहीं करोगे, तुम बस धम्मा को प्रचार करो उसका। इसीलिए महेंद्रा और संघमित्रा 2 बच्चे जो थे वो श्रीलंका गए बुद्ध धर्म का या इस धम्मा का प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो बुद्ध धर्म से काफी प्रेरित हो गया था। याद रखना, चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म को मानता था, क्योंकि चाणक्य जो था वो जैन धर्म से बिलोंग करता था, लेकिन जो अशोक है वो बुद्ध धर्म को ज्यादा मानता था, इसलिए उसने धम्मा बनाया। इस हिसाब से जो चौथा सबसे बड़ा रीजन बोला जाता है, कि अगर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो अशोक के पिलर बड़े काम आते हैं, क्योंकि उन सब चीजों के ऊपर काफी कुछ लिखा गया है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने समझी है। और यहाँ पे तो जो समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जब भी हमारे को ज्यादा समझ में आता है। तो अशोक की लाइफ में जो बैटल ऑफ कलिंगा था उसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है कि कारण और परिणाम क्या हुए, कौन कौन सी थ्योरी क्या क्या बनाती है, क्या क्या बोलती है, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया है, आई बटन पे भी आपको। तो कलिंगा का वॉर उसकी लाइफ के लिए इसलिए जरूरी था, इसलिए इसके बारे में प्रूफ हाथी गुफा एलिफेंट कैंप जो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, क्योंकि कलिंगा वहीं पे है, उसके अंदर काफी कुछ लिखा गया है, तो आपको वहां पे काफी कुछ मिल जाएगा। ये अशोक का जो धर्म परिवर्तन था
ये एक दिन में नहीं हुआ था, बहुत समय लगा था। और इसीलिए हमारे इतिहास के लिए एक लैंडमार्क ये है कि जो मौर्य डायनेस्टी है वो सभी एम्पायर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 साल तक ये डायनेस्टी रही और इसने बहुत सारे पिलर्स बनाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है। यही एक डायनेस्टी थी जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, आंध्र प्रदेश कोने कोने फैली हुई थी और इस डायनेस्टी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ इतिहास में प्रेजेंट टाइम में इस डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है। अशोक चक्र, सत्यमेव जयते, 3 शेर वाले जो शेर थे वो, मुंडका उपनिषद, क्या कुछ नहीं है। तिरंगा के अंदर जो चक्र लगाया गया है वो, अशोक चक्र की हमने पोज दी है वो, ये सब मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है। दैट इज वाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए मौर्य डायनेस्टी खत्म हुई, उसके बाद आई शुशुंगा डायनेस्टी। शुशुंग डायनेस्टी बोलते हैं इसे। शुशुंग डायनेस्टी आई, देन उसके बाद कंवन डायनेस्टी आई, एंड देन उसके बाद सातवाहना डायनेस्टी आई। ये टाइम पीरियड अलग अलग है। सातवाहना साउथ के अंदर आई थी, याद रखना। महाराष्ट्र, कर्नाटका, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, इस प्लेस पे हमें सातवाहना डायनेस्टी देखने को मिलती है। सातवाहना पे फोकस आपने इसलिए करना है क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये तो नॉर्थ की साइड में चल रही थी, किस साइड में चल रही थी, लेकिन साउथ की साइड में 13-16 पांड्यास, ये साउथ की साइड में डायनेस्टियां नई बननी चालू हो गई थी। क्योंकि मैंने अगेन कहा, जब तक अशोक या मौर्य डायनेस्टी थी, जब तक साम्राज्य पावरफुल था, लेकिन धीरे 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 साम्राज्य कमजोर होता चला गया। नए राजा, नई डायनेस्टियां नॉर्थ और साउथ में बनती रही। इतना आपने फोकस रखना है। अब एनसीईआरटी जो हमें डायरेक्टली मेन फोकस करवा रही है वो हमें करा रही है 450 सीई के टाइम पीरियड में। यानी कि जो गुप्ता वंश है, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो उनकी भी कैपिटल जो है वो पूरी तरीके से क्या है, उनकी भी कैपिटल जो है पूरी तरीके से मगध ही है। सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध ही था शुरुआती समय में। 450 सीई, यानी कि कहाँ हम पढ़ रहे थे 321 बीसीई, और कहाँ अब हम पढ़ने जा रहे हैं 450 सीई, यानी कि गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर भारत की डायनेस्टी के लिए गोल्डन एज माना जाता है, जिसे हम स्वर्ण युग बोलते हैं। ये वही टाइम पीरियड था जहाँ पे सोने के सिक्कों में व्यापार होता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंजेस होना शुरू हो गया था। तो ये डायनेस्टी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुप्ता जो थे वो कुषाणों के सामंत बोले जाते हैं, गुप्ता एम्पायर के फाउंडर श्रीगुप्त थे, देन घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्तंभगुप्त, बहुत सारे गुप्ता यहाँ पे आने लग गए। लेकिन वो पूरी तरीके से क्या थे, वो जैसे कुषाणों के सामंत थे। अब सामंत क्या होता है उसे मैं थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो साउथ में नए किंगडम्स और नए साम्राज्य आने चालू हो गए। साउथ के अंदर तमिल भाषा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए तमिल टेक्स्ट संगम ग्रंथ में इनके बारे में लिखा गया है। नॉर्थ की साइड में जो भी मिला वो संस्कृत में मिला, साउथ की साइड में जो भी मिला वो तमिल के अंदर में मिला। अब क्यों कि कुषाण लोग जो थे वो गुप्ता से पहले थे और थे भारत से बाहर से आके भारत में राज कर रहे थे। अभी मैंने अगेन कहा टाइम पीरियड थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए, तो टाइमलाइन आप देखते चलना किसकी कितनी है, जिससे आपको हिस्ट्री को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अब जो कुषाण थे, अगर आप इनके इलाके देख लो तो अफगानिस्तान, राजस्थान और उसके बाद थोड़ा ये प्लेस है, क्योंकि बाहर से आके बसे ना ये लोग, यहाँ से आके बसना चालू हो रहे, तो इनकी डायनेस्टी जो है वो यहीं की साइड में बनेगी। लेकिन इनके खत्म होने के बाद इधर के हिस्सों में फिर गुप्ता आने चालू हो जाएंगे और ये इनकी डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म होनी चालू हो जाएगी। लेकिन जब तक कुषाण थे उन्होंने उस टाइम पीरियड पे सोने के सिक्के की शुरुआत करी थी। कुषाणों ने उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ सातवाहनों से थोड़ा बहुत बिजनेस भी करा होगा, सातवाहनों से धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इंस्क्रिप्शन, कॉइन और स्कल्पचर्स उनके द्वारा बनी हुई चीज़ें थी वो हमें मिली थी। और मेन कि कुषाणों के जो सिक्के थे उस पर कुछ ना कुछ वो अपनी भाषा में लिखा करते थे, जो भाषा उनकी ग्रीक थी। कुषाणों के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ, कुषाणों के द्वारा इंस्क्रिप्शन हमारे भारत की जानकारी के लिए, भारत के इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी था। जिससे हमने कंपेयर करा कि गुप्ता और कुषाणों में अंतर क्या था, बस ये चीज़ ज़रूरी थी। तो डिवाइन किंग ये लोग अपने आप को बोलते थे, दैविक राजा ये लोग अपने आप को बोलते थे। कुषाण लोग यूपी, उसके बाद मथुरा, इधर की साइड में कुषाणों के हमें बड़े बड़े स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ये अपने आप को सन ऑफ गॉड यानी कि देवताओं का पुत्र कहते हैं। और उस टाइम पीरियड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट राजा कुषाणों का था वो कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है। कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा कि इसका बड़ा सोना वोना जो है पाकिस्तान में बड़ा मिला था। द रियल जैकपॉट एक मूवी भी है जो कनिष्क साम्राज्य या कनिष्क के राजा के बारे में बताने की कोशिश करती है, वो यही थे। याद जरूर रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता एम्पायर जो था वो बाद में सत्ता में आया होगा,
क्योंकि कुषाणों के सामंत इन्हें बोला जाता है। अब सामंत कौन होते हैं पहले ये समझ लो। सामंत वो होते थे, कुषाण मान लो किंग है, कुषाण मान लो किंग है, किंग की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, किंग की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा उसने किसी एक व्यक्ति को दे दिया और ये कहा कि भाई ये इलाका तुझे संभालना है और यहाँ से मुझे टैक्स ला के देना है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि सामंत कहते हैं। ऐसे इनके और भी सामंत होंगे, ऐसा नहीं है कि और सामंत नहीं होंगे, और भी सामंत होंगे, लेकिन सभी सामंतों में से गुप्ता बड़े चालाक, चतुर और समझदार, और इनको थोड़ी बहुत क्या कहते हैं लड़ने की विद्या जो थी, घोड़ों पे भाग कर लड़ना इनको बहुत अच्छा आता था। इसीलिए ये व्यक्ति जो थे, गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो 450 सीई और 450 सीई यानी कि कॉमन एरा यानी कि एडी के टाइम पीरियड पे आ चुके थे। इनके बारे में बड़े सबूत 4वीं शताब्दी में लगभग 400 सीई के टाइम पीरियड में मिलने चालू हो गए थे कॉइन्स, और इनके द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शन जो प्रयाग प्रशस्ति पे तो सबसे बड़ा प्रूफ है वो हमें मिलना चालू हो गया, जिससे हमने फाइनली लगाया कि ऑफ कोर्स गुप्ता डायनेस्टी जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अब गुप्ता डायनेस्टी के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलता है कि गुप्ता डायनेस्टी के बहुत सारे राजा आए थे, लेकिन उसमें से जो समुद्रगुप्त थे, आप टाइम पीरियड देखें, इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है, याद रखना, भारत का नेपोलियन। एक नेपोलियन था जो फ्रांस का था, जिसने फ्रांस को बड़े ही बहुत अच्छे लेवल में बहुत बड़े स्तर फैलाया था। ऐसे ही भारत के अंदर जिस समय अशोक था तो उस समय में पूरा भारत एक था, लेकिन नए नए राजाओं के बीच में टूटता गया। लेकिन जब गुप्ता डायनेस्टी के अंदर समुद्रगुप्त आता है तो उसने भारत को बहुत बड़े बड़े इलाकों में फैलाना चालू कर दिया। इसीलिए इसे हम दिग्विजय, दिग्विजय समुद्रगुप्त बोलते हैं। दिग्विजय मतलब चारों जगहों के अंदर विजय प्राप्त करने वाला, ये वही व्यक्ति है, इसीलिए जरूरी है हमारे लिए जानना। इसके बारे में एनसीईआरटी में समुद्रगुप्त के एक प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बहुत दे रखा है। इसके ऊपर एनसीईआरटी हर बार सवाल पूछती है, कौन सी भाषा में लिखा गया, किस व्यक्ति ने लिखा, इसे कब लिखा गया, इसमें लिखा गया है तो क्या लिखा गया है ना, ये किसके टाइम पीरियड पे लिखा गया था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑल अप टू यू, मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा जरूर। प्रयाग प्रशस्ति का इलाहाबाद पिलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए। जैसे कि मैंने कहा अगेन, डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए लिटरेचर सबूत चाहिए, कॉइन्स चाहिए, उसके बाद उनके द्वारा कुछ इंस्क्रिप्शंस बने हो वो चाहिए। तो गुप्ता के बारे में सब कुछ हमें मिलता है, और जरूर याद रखना ये चीज़ हमें ज़रूरी भी है। अब चाहे गुप्ता डायनेस्टी हो चाहे मौर्य डायनेस्टी हो, उनके बारे में कहीं ना कहीं राजाओं के बारे में, राजा के बारे में तो चलो हमें पता चल जाता है, लेकिन जनता के बारे में, जनता क्या सोचती थी राजा के बारे में, हमें कैसे पता चलता होगा। तो उस समय लोग स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को याद रखते थे, और दो ही स्टोरी बड़ी फेमस होती थी, पंचतंत्रा और स्टोरी। पंचतंत्रा ये बताती थी हम लोगों को कि किस तरीके से कोई दुश्मन होता है तो उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करनी होती है, उसके बारे में बताता है। और जबकि जो जातक स्टोरी होती है वो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड होती है, और बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड उनको एक स्केच के माध्यम से या किसी एनिमल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी जाती है। तो एक स्टोरी है जो जातक की ही एक स्टोरी है, क्योंकि जातक में बहुत सारी स्टोरी बता रखी है। जो फाइन आर्ट के विद्यार्थी होंगे उनको इसके बारे में काफ़ी डीपली नॉलेज होगी। तो जातक की स्टोरी में गंतिक तो तिंगु करके कुछ है जातक, उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि राजा किस तरीके से दिन में टैक्स लेता है और चोर जो है रात में आके उनकी फसलें उड़ा ले जाते हैं। तो इस तरीके से पता चलता है कि समाज में जो कृषि वर्ग था उस टाइम पीरियड से ही शोषित था, बहुत बड़ी मात्रा में बेचारा शोषित है। दिन में राजा टैक्स ले रहा है, रात में चोर चोरी कर ले रहे फसल को, तो बड़ा ही परेशान है वो। तो क्रिस्टल क्लियर इससे समझ में उस समय कैसा होता था। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक होगा या चंद्रगुप्त होगा या बिंदुसार होगा या गुप्ता होंगे या सामंत होंगे या चेरा चोरस पांड्यस होंगे, तो कृषि व्यवस्था उस समय कैसी होगी, दोनों टाइप की थी। जैसे मैंने कहा कि आयरन का इस्तेमाल 600 बीसी के टाइम पीरियड पे हो चुका था, तो जो नदियों वाले फर्टिलाइज प्लेसेस होगी जैसे कृष्णा कावेरी, वहां पे लोहे का, जो लोहे से बने हुए फल या फाल या जो क्या कहते हैं हो जो होता है वो लोहे से बना हुआ बहुत अच्छा होगा, चावल की खेती बहुत अच्छी होगी, लोगों को ट्रांसप्लांटेशन पता चल गया होगा कि एक जगह से दूसरी जगह उठा के खेती को लेके जाना तो कैसे लेके जा सकते हैं। और जबकि जहाँ पर थोड़े से टेरेस फार्मिंग, जहाँ पे थोड़े से हाइट वाले पहाड़ी इलाके होंगे, तो वहाँ से लोग कुदाल से खेती किया करते होंगे, क्योंकि ये स्थान पंजाब है, हिली ट्रैक है, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ थोड़ी बहुत कम फार्मिंग होती होगी, लेकिन हर जगह पानी की ज़रूरत पड़ती होगी। तो अशोक के टाइम पीरियड पे अशोक ने पूरे इलाके के अंदर जलाशय के लिए बहुत कुछ बनाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे बहुत बड़ा गिनौर के अंदर एक सुंदरवन लेक बनाया गया था। बहुत सारे राजाओं ने नदियों को सही तरीके से और अच्छा बनाया, नए नहर खुदवाए, तो ये सब है। दूसरी बात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पीरियड को अलग अलग नाम से पुकारा जाता होगा। जैसे पाली भाषा में
तीन ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर हमें चीज़ें मिलती है, जैसे कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर थे, स्मॉल पीजेंट थे और लार्ज लैंड ऑनर थे। तो स्मॉल पीजेंट और लार्ज लैंड ऑनर्स यानी कि छोटे किसान और बड़े मजदूर, जो बड़े लैंड ऑनर्स होते थे, उनको गृहपति के नाम से पुकारा जाता था। और इन्हीं लोगों को रूरल या अर्बन एलाइटीज यानी कि ग्रामीण और उसके साथ साथ शहरी अभिजात वर्ग बोला जाता था। लेकिन संगम टेक्सास में इनको कुछ और बोला जाता था, जो तमिल भाषा में लिखा हुआ था। जैसे लार्ज लैंड ऑनर को हम लोग विलार्स कहते हैं, प्लोमैन को हम लोग उलवार कहते हैं, स्लेव्स को हम लोग अणिमी कहते हैं। अगेन आई एम सेइंग टू यू, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए क्योंकि एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आप बताइए कि अणिमी को कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन से टेक्सास में था ये, और इसको बोलते क्या है। तो ये जरूरी है। मैंने कहा कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो भी फिर आपको दिक्कत होगी समझने में कि ये क्या है, कैसे आगे समझ में नहीं आया, तो ये चीज़ पे फोकस जरूर करना। अब यहाँ पर उसके एविडेंस हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन और कॉपर प्लेटों पे मिले हैं। ज़्यादातर ज़मीनें दान उस समय ब्राह्मण लोगों को दी जाती थी। इसके एविडेंस हमें पाली भाषा में, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा और संस्कृत में मिले हैं। संस्कृत में ये भी तक बताया जाता था कि वुमेन्स को ज़मीनें दान नहीं दी जाती थी, क्योंकि गोत्र के हिसाब से वुमेन को ज़मीन नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में हमें एक प्रूफ देखने को मिला था कि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता पहली महिला थी जिसने वाकाटक साम्राज्य के अंदर शासन किया था। और उसके जो हस्बैंड थे रुद्रसेन सेकंड, उनकी डेथ हो गई थी। और प्रभावती गुप्ता के 3 बेटे छोटे थे, तो रुद्रसेन के भाई भी थे जो रुद्रसेन की प्रॉपर्टी ले सकते थे। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड बड़े ही पावरफुल राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, वो उनके फादर थे। तो जानबूझ के उनकी बेटी थी, तो इसलिए पावर के यूज में प्रभावती गुप्ता को प्रॉपर्टी दी गई और उन्होंने प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से चलाया। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग हटके, भाई शादी कैसी हुई, क्या हुई, ये उसमें नहीं बता रखा, लेकिन हमें जानना जरूरी है। जमीनें दान दी जाती थी, और ब्राह्मणों को जमीनें दान दी जाती थी उन्हें हम अग्रहार बोलते हैं, अग्रहार। और लोगों का मानना ये था कि जमीनें राजा दान दिया क्यों करता होगा। कारण सिंपल सा ये था कि जमीनें राजा इसलिए दान दिया करता था ताकि जमीनें और ज़्यादा फर्टिलाइज हो सके। उसके बाद राजा जमीनें जब दान दिया करता था तो दूसरे लोगों से अपना अलायंस बिल्ड कर लेता था, और राजा अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो सुपरमैन है। दैट मीन्स वो अपने आप को दिखाता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और ज़्यादातर राजा जो थे वो जमीनें दान इसलिए करते थे ताकि दूसरे लोगों से अगर अलायंस बिल्ड हो गया तो कल होगी, बंदा उसकी मदद करेगा। तो ये थोड़े से तरीके थे। तो ये कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ रही है, और हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, अगर हम बात कर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी की, अगर हम बात कर रहे हैं मौर्य डायनेस्टी की, तो अगर शहरों के बसने की शुरुआत हुई होगी तो किस तरीके से हुई होगी। जैसे एनसीईआरटी की क्लास 11 की हिस्ट्री में एक चैप्टर है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में कुछ शहरों का नाम उर, मरी और उरुक शहर थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे शहरों के बसने के 3 ही कारण होते थे। नंबर 1 कारण, या तो मंदिर के आसपास लोग जो है रहेंगे या बसेंगे। नंबर 2 कारण, या तो लोग राजा के घरों के आसपास रहेंगे या बसेंगे। नंबर 3 कारण, लोग वहीं बसेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार केंद्र हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग, ये था 0 से 3000 साल पीछे, लेकिन हम लोग अगर 0 से 600 साल पीछे जाते हैं तो उस टाइम पीरियड पे भी शहरों के बसने का परिवर्तन भारत में कुछ अलग आया था। हमें ये जानना है कि शहर बसे वो किस हिसाब से बसे। नंबर 1 रीजन अगर हम देखें तो अर्बन सेंटर भारत के अलग अलग हिस्सों में 6th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिले थे। नंबर 1 पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्यों बसा और सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत अच्छे बायोडाइवर्सिटी जीव जंतु देखने को मिलते हैं, और पानी के थ्रू नावों के साथ व्यापार करना बहुत आसान और बहुत सस्ता होता था, इसीलिए वहाँ पे लोग बसे होंगे। उज्जैनी एक लैंड रूट था जो मगध से डायरेक्टली कनेक्ट होता था। अवंती उसका मेन स्टेट था, और उज्जैन आप कह सकते हैं कि उस जमीन से एक ऐसा मिडिल प्लेस था जो नॉर्थ की साइड में और साउथ की साइड में सब जगह कनेक्ट बहुत आसानी से होता होगा। तीसरा कारण फुआर है। फुआर कोस्ट के पास एस्टैब्लिश था, और इसीलिए कारण बोला जाता है कि अगर कोई नाव अगर बाहर से व्यापार बिजनेस करके आ रही है तो वो नाव जो थी वो यहीं पे आके रुकती होगी। इसलिए मथुरा एक कल्चर, बिजनेस और पॉलिटिकल एक्टिविटी वाला एक केंद्र बना, जिसकी वजह से मथुरा शहर भी जो था वो पूरी तरीके से डेवलप होना चालू हो गया। तो ऐसे और भी स्टेट होंगे, जैसे पाटलिपुत्र के साथ साथ तक्षशिला में बहुत सारे एजुकेशनल टाउन्स थे। ये प्रेजेंट टाइम पे अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि गैरिसन टाउन क्यों है,
या क्या कहते हैं कैंपेनिंग टाउन क्यों है, या टूरिज्म प्लेसेस कौन कौन से स्टेट्स हैं, वो एक रीज़न है, इतिहास में एक रीज़न है, इसमें भी एक रीज़न पाया जाता है। अब अर्बन में क्योंकि पॉपुलेशन है तो ऑफकोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते होंगे वहाँ पे। ये ज़रूर याद रखना कि उसमें से जिन्हें हम श्रेणी वर्ग बोलते हैं, श्रेणी जिन्हें हम गिल्ड्स बोलते हैं, वो है आर्टिशंस और ट्रेडर्स। ये रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं मार्केट के अंदर, डेली बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि कौन सा सामान कितना महंगा हो रहा है, उसके रेट क्या होने चाहिए, किस चीज़ को कैसे व्यापार करना चाहिए, किसको कितने रेट पे बेचना चाहिए, व्यापार के सही नियम और सही प्रणाली, सही सिस्टम क्या होना चाहिए, वो ये गिल्ड्स जो कैटेगरी होती है वो यही समझाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज़मीनें दान दी जाती थी, इसके बारे में हमने पहले भी स्टडी करी थी कि ज़मीनें दान देते समय इसको पाली भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा में बताया गया था, और ऑफ कोर्स वुमेन्स को दान नहीं दिया जाता। लेकिन जब भी दान दिया जाता था, याद रखना एक छोटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी दान दिया जाता होगा तो उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे वोटिव इंस्क्रिप्शन, इसे क्या बोलते हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शन, यानी कि उस टाइम पीरियड पे शिलालेखों पे कुछ ना कुछ लिख दिया जाता था। लिखने की वजह से फ़ायदा ये होता था कि उस टाइम पीरियड पे हमें ये देखने को मिलता था कि सबूत के रूप में चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और उसके बाद ट्रेड, जैसे हड़प्पा वासी बाहर के इलाकों से ट्रेड करते थे, ऐसे ही भारत के अंदर भी ट्रेडर्स आया करते थे। जैसे कुछ ट्रेडर्स पैदल यात्री थे, कुछ ट्रेडर बहुत बड़े मर्चेंट व्यापारी टाइप व्यक्ति थे जो उस टाइम पीरियड पे सेठी, सतवाहंस या मत्स्यवान के नाम से भी जाने जाते थे। और उसके बाद बहुत सारे लोग अपने कॉन्वॉय को लेके, अपने बड़े बड़े क्या कहते हैं उनको लेके, कहते हैं गधे खच्चरों को लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाते हैं। तो ये तक हमने देखने की कोशिश करी थी। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग व्यापार करते थे भारत के अंदर। तो भारत में वेस्ट एशिया, साउथ चाइना या ईस्ट एशिया, साउदर्न एशिया, नॉर्थ एशिया, यहाँ से व्यापार होता था। और भारत में उस टाइम पीरियड पे काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर क्या क्या पाया जाता था, मसाले, उसके बाद स्पाइसेस, फाइन पर्ल्स, हाथी के दांत, रेशम के कपड़े, बहुत सारे तरीके की औषधियाँ, पत्थर, ये सब भारत के अंदर उस टाइम पीरियड में मिलता था, जो आप ये कह सकते हैं कि भारत के बिजनेस के लिए, भारत के व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी था। और इससे भारत को फायदा होता था। अलग अलग समय पे अलग अलग सिक्कों का इस्तेमाल होते हुए हमने देखा। कुषाणों के टाइम पीरियड पे सोने के सिक्के, यवेदा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे तांबे के सिक्के, और उसके बाद जो क्या कहते हैं इंडो ग्रीक के लोग थे उन्होंने सिक्कों का इस्तेमाल करा, पर साथ साथ में यहाँ लिखना चालू करा। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन हमने देखने की कोशिश करी। सातवाहनों के टाइम पीरियड पे कांच के सिक्कों का इस्तेमाल भी हुआ था। और यहाँ पे मैं गुप्ता डायनेस्टी की बात करूँ तो सोने के सिक्कों में सुविधाएं देखने को मिली। इस सोने के सिक्के का वेट कितना होता था, यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोने के सिक्कों का वेट कितना होता था। अगर आप लोगों को पता है कि कमेंट जरूर करने हैं कि भाई जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके टाइम पीरियड में सोने के सिक्के चलते थे, उसका वेट इतना पाया जाता होगा। तो ये यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ, सोचो। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर सोने के सिक्कों का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद हो गया होगा, कॉपर के सिक्कों का धीरे धीरे इस्तेमाल बंद हो गया होगा, तो कारण बस ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया होगा, या बाहर के लोगों का बिजनेस भारत से खत्म होना चालू हो गया होगा। लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड होता था उसकी वजह से भारत ने समझा कि यार हमें एक प्रीशियस मेटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बंद कर दिया गया होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सिक्कों का इस्तेमाल फिर कम होना चालू हो गया होगा। अब क्योंकि चाहे गुप्ता डायनेस्टी आई हो, चाहे मौर्य डायनेस्टी आई हो, चाहे कंवन डायनेस्टी आई हो, या कोई भी डायनेस्टी आई हो भारत के अंदर, तो उसको पढ़ने वाला व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। ये पहला व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने की शुरुआत करी। 1838 में अशोक के द्वारा यूज की गई ब्राह्मणी लिपि और कुषाण डायनेस्टी के द्वारा यूज की गई खरोष्ठी लिपि, दोनों लिपियों को पढ़ के जेम्स प्रिंसेप ने बताया। और हम बहुत ही इनके क्या कहते हैं, बहुत ही इनके वो हैं क्या कहते हैं, मतलब थैंकफुल हैं कि इन्होंने ये ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा। 1838 में पहला बंदा जेम्स प्रिंसेप हुआ जिसने पढ़ के बताया कि ब्राह्मणी लिपि में क्या क्या लिखा हुआ है। ये डेसिफाइड कर दी गई थी, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूरोपियन स्कॉलर कंपेयर द लेटर फॉर बोथ स्क्रिप्ट, द सिंबल ए कुड बी फाउंड बोथ स्क्रिप्ट फॉर द राइटिंग नेम सच एज अपोलोडोटस। मतलब दोनों भाषाओं में, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में, दोनों भाषाओं में ए जो है, ए वो एक ही जैसा हमें देखने को मिला, क्योंकि ए नाम से उनके देवता अपोलोडोटस का नाम है, इसीलिए। लेकिन ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि के अंदर हमें अंतर देखने को मिल गया था। दैट इज वाई जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया कि देवनागरी से ज़्यादा पुरानी ब्राह्मणी लिपि है। जेम्स प्रिंसेप ने उसकी पूरी तरीके से क्या कहते हैं, स्टाइल को, लैंग्वेज को, पैलियोग्राफी को समझा और सब बताया कि ये ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि के अंदर ये अंतर पाया जाता है। एवं प्रियम जो है वो लिपि में पाया गया था, जो अशोक अपने आप को बोला करता था, जिसे हम देवताओं का प्रिय कहते हैं। प्रिय दशी भी था। देवम प्रियम का मतलब होता है देखने में प्रिय,
और प्रियदर्शी होता है, मतलब प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में प्रिय, और देवम प्रियम का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। और ये अशोक अपने आप के लिए टाइटल में इस्तेमाल किया करता था, जो हमें अशोक के ही इंस्क्रिप्शन से देखने को मिला था। तो ये थोड़ा सा एक अलग से यूनिक स्टाइल में लिखने वाली कला जो ब्राह्मणी लिपि इनके लिए ज़रूरी थी। अब इतिहासकर्ता को इतिहास ढूंढना कितना मुश्किल होता होगा, आप ये खुद सोचो। कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतिहासकर्ता को इसलिए मुश्किल होता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहासकर्ता जो होते हैं ना, वो इतिहास को जब ढूंढते हैं तो इतनी सारी मुश्किलात होती है कि आप कह सकते हैं कि कभी कभार लेटर जो है फेंट जो धुंधला हो जाता है, कभी कभार लेटर डैमेज हो जाता है, या लेटर का मिसिंग फॉर्म पता नहीं चल रहा है। कभी कभार ऐसा होता था कि सही से मीनिंग निकाल पाना बहुत मुश्किल था। और कभी कभार हम कह सकते हैं कि जो भी इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से हमें उसके इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड या उस समय सिचुएशन क्या होती होगी उसको हम पता नहीं लगा पाते थे। लेकिन इतिहासकर्ता सोचो कितने ज़्यादा दिमागदार होते होंगे कि वो हर चीज़ को पता लगा के आपके सामने इतिहास को पेश कर देते हैं। और आपको बस याद करना होता है, सिर्फ याद, इस टाइम पीरियड पे ये हुआ, इसको ये कहा गया, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, बस। लेकिन इतिहासकर्ताओं का काम कितना कठिन होता होगा वो आप सोच सकते हैं। सो दिस साइड फ्रॉम विजय हेयर, ई पाठशाला चैनल पे आप इस सेकंड चैप्टर देख रहे थे। वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड हमारा थोड़ा बहुत भी काम आपको पसंद आ रहा था, हमारी myepathshala.com वेबसाइट है, वहाँ जाके विजिट करिए, क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।